हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल 22। फ्रेंड, लास्ट दो वीडियो में हमने आर्टिकल 19 टू 21 तक स्टडी किया है और जिसका लिंक हमारे नीचे वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल 22 स्वतंत्रता के अधिकार, इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 22 हमें क्या कहता है। आर्टिकल 22 जो है वो कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। फ्रेंड, गिरफ्तारी एवं निरोध, इसमें दो पार्ट कही गई है। पहला तो गिरफ्तारी है और दूसरा क्या है, निरोध है। गिरफ्तारी का ये जो आर्टिकल है 22 जो है वो 21 से ही, आर्टिकल जो 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो दिया गया आर्टिकल 21 में, उसी से संबंधित है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 21 में का जो मूल सार है वो ये है कि किसी भी विधि द्वारा जो स्थापित किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे विधि प्रक्रिया की जो भी स्थापित की गई है उसके द्वारा अगर कोई विधि का उल्लंघन करता है या कोई क्राइम करता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, और जब गिरफ्तारी होती है वहाँ पे जा कर के ये आर्टिकल 22 हमें ये संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए आर्टिकल 22 जो है आर्टिकल 21 को ही आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 22 में है हमें 7 खंड दिए गए हैं। कितने खंड दिए गए हैं? 7 खंड दिए गए हैं और इसमें 2 भाग है। पहला भाग क्या है, दंडात्मक गिरफ्तारी, और दूसरा भाग है निवारक निरोध। ठीक है, पहले हम गिरफ्तारी के बारे में देखेंगे। गिरफ्तारी जो है वो दंडात्मक जो गिरफ्तारी है जिसमें अनुच्छेद जो है 22 के जो 7 खंड है उसमें 1 और 2 अनुच्छेद 22 में दिया गया है दंडात्मक गिरफ्तारी के दौरान। ठीक है, और निवारक निरोध में अनुच्छेद 22 में 4, 5, 6 आता है। ठीक है, आइए देखते हैं दंडात्मक गिरफ्तारी में ये क्या कहा गया है। इसमें संरक्षण जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना उसे गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। किसे? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फ्रेंड, आर्टिकल 22 के 1 क्लॉज ये कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है सबसे पहले तो आपको उसके गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि आप किस अपराध में, किस जुर्म में आप उसको गिरफ्तार करके लाए हैं। ठीक है, उसी में ये भी कहा गया है कि उसकी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने से वंचित नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 ये कहता है कि उसकी रुचि के विधि व्यवसायी का तात्पर्य है वकील से, लॉयर से। ठीक है, कोई भी लॉयर जो उसकी इच्छा अनुसार है उसको रखने से आप रोक नहीं सकते और इसे वंचित नहीं कर सकते। जो चाहे वो जो गिरफ्तार व्यक्ति हुआ है वो कोई भी लॉयर अपनी पसंद से रख सकता है और उसकी प्रतिरक्षा कर सकता है। ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। आर्टिकल 22 का 2nd क्लॉज क्या कहता है, 2nd खंड क्या, दूसरा खंड क्या कहता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके ला रहे हैं उसको 24 घंटे के अंदर कोई भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो आने जाने का जो टाइमिंग होता है वो उसमें गिनती नहीं होती है, उसमें सिर्फ वही गिनती होगा जो गिरफ्तारी से लेकर के जो प्रस्तुत करने का जो टाइमिंग होता है सिर्फ वही काउंटिंग होती है। तो 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, जिससे इसलिए करना होता है जिससे कि ये पता लग सके कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके लाए हैं वाकई वो सही व्यक्ति है या नहीं। ऐसा तो नहीं किसी निर्दोष को आप गिरफ्तार करके लेके चले आए हैं। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर आपको पेश किया जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए
24 घंटे में रिहा कर सकता है। और उसके बाद ये मजिस्ट्रेट तय करता है कि वाकई वो व्यक्ति गुनहगार है या नहीं। अगर वो गुनहगार नहीं होता है, अगर वो बेगुनाह होता है, गलती से उसको गिरफ्तार करके लाए होते हैं, तो क्या करता है, वो उसे 24 घंटे में उसको क्या करता है, वो रिहा कर देता है। ठीक है, ये अधिकार किसके पास होता है, उस मजिस्ट्रेट के पास होता है। ठीक है, जिसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड, दंडात्मक गिरफ्तारी के दौरान ये दो जो खंड दिए गए हैं, ये अधिकार उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को दिया गया है। किसके थ्रू, आर्टिकल 22 के थ्रू। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 22 का पार्ट 3। जैसे कि आप जरूर आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मैंने बताया कि दंडात्मक गिरफ्तारी में अनुच्छेद 22 में 1 और 2 आता है, खंड आता है, और अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध के दौरान 4, 5, 6 आता है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि 3 कहाँ गायब हो गया। तो फ्रेंड, 3 कहीं गायब नहीं हुआ, यही है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 22 का जो 3 है वो ये कहता है, जो 3 खंड ये कहा गया है कि जो खंड 1 और 2, यानी कि जो इसमें कहा गया है बातें, मतलब जो भी इसमें दिया गया है संरक्षण, वो खंड 1 और 2 में जो संरक्षण दिया गया है वो लागू नहीं होता है। कहाँ नहीं लागू होता है, किसी विदेशी व्यक्ति पे, शत्रु पे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी, यानी कि इस नियम के तहत, इसके जो अंदर जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी ये जो संरक्षण है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कि कोई भी जैसे विदेशी व्यक्ति है, कोई शत्रु देश का कोई शत्रु आया है, या कोई ऐसा अटैक करने के लिए आया है, तो ऐसे व्यक्ति को, या इसके तहत जैसे निवारक निरोध के तहत कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हुआ है, तो उन लोगों को इस आर्टिकल जैसे अनुच्छेद 22 के 1 और 2 खंड के में उसको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, ये आपराधिक मामले में लागू होता है, सिविल मामले में नहीं। ये जो आर्टिकल है, ये जो भाग है, वो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक मामले में लागू होता है, किसी सिविल मामले में नहीं। यदि कोई कर का मैटर है, कोई विभागीय मैटर है, अगर इस तरह के केस आता है, उसके तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको इसके तहत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके व्यक्ति है जो आपराधिक मामले में शामिल है। ठीक है, आइए अब देखते हैं निवारक निरोध कानून क्या, मतलब निवारक निरोध जो आर्टिकल में जो दिया गया है वो क्या कहता है, वो गिरफ्तारी क्या कहता है। निवारक निरोध जो गिरफ्तारी होती है उसमें क्या क्या हमें अधिकार मिले हुए हैं। फ्रेंड, सबसे पहली बात, निवारक निरोध होता क्या है। निवारक निरोध जो होता है ये एक शक के बुनियाद पे किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर ली जाती है। जैसे कि कोई टेररिस्ट है, जैसे कि आप कहीं गए, आपको ऐसा लगा कि अरे कोई संदेह, मतलब ऐसा शक वाला व्यक्ति कोई घूम रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है टेररिस्ट हो, या हो सकता है कि आतंकवादी हो, कोई बम ब्लास्ट करने आया, अगर उसको शक होता है तो उसको क्या कर लिया जाता है, निवारक निरोध कानून के मतलब के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके तहत भी उसको कुछ जो अधिकार दिए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन निवारक निरोध होता क्या है कि उस शक के बुनियाद पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, जिससे कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। किसी भी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए किसी भी व्यक्ति को शक के बुनियाद पर गिरफ्तार, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 जब हटाया गया था कश्मीर में, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को नज़रबंद कर लिया गया था। वो इसी के तहत किया गया था कि उस स्टेट में अव्यवस्था न फैल सके, इसलिए वो किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल जो 22 में जो 4, 5, 6 जो कहता है वो निवारक निरोध जो कानून है उसके तहत जो गिरफ्तारी होती है उसमें जो संरक्षण दिया गया है वो इसके तहत दिया गया है। एक और बात, ये जो है वो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, सिर्फ अपने भारत में ही है। ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको दोबारा लाया गया, इस आर्टिकल को, लेकिन उसमें भी इमरजेंसी में ही वहाँ लागू होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो हमेशा यहाँ पे इसको अधिकार दिया गया है हमेशा के लिए। एक और बात, ये जो निवारक निरोध जो कानून है ये ब्रिटिश के समय में भी था, जब ब्रिटिश शासन जब देश में था, जब या देश अपना गुलाम था, वहाँ पे भी था। आपको याद होगा रोलैक्ट एक्ट 1919 में जो आया था, जिसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, वो ब्रिटिश सिर्फ इसीलिए लाए थे कि जिससे कि वो जिस समय देश में आंदोलन हो रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, उन पर उसको दबाया जा सके, उनको कुचला जा सके। तो वो क्या करते थे कि इसी के तहत वो क्या करते थे, वो
उनको नज़रबंद कर लेते थे और उन पर अत्याचार करते थे। लेकिन भारतीय संविधान में जब इसको हमारे वहाँ लाया गया आज़ादी के बाद, तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था, देश की सुरक्षा और देश के अंदर कुछ ऐसे तत्व जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको शक के बुनियाद पर गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करना और उनको देखना कि सचमुच वो वाकई इसमें लिप्त हैं इस अपराध में या नहीं। इसलिए यहाँ पे लाया गया भारतीय संविधान द्वारा। तो फ्रेंड, निवारक निरोध कानून के तहत हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, आइए हम देखते हैं। अनुच्छेद जो 22 है उसमें चौथे में क्या कहा गया है, जब इसके तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें उसको कौन से अधिकार दिए गए, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 22 में 4 में कहा गया है, व्यक्ति की हिरासत में 3 माह से अधिक किसी भी व्यक्ति जो इसके तहत निवारक निरोध के तहत जिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था तो वो 3 माह से ज़्यादा उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की गठन होता है, जिसमें किसी भी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या कोई ऐसा न्यायाधीश जो रिटायर कर चुका हो या कोई योग्यता रखने वाला न्यायाधीश हो, जो होने वाला न्यायाधीश हो, उस तरह के व्यक्ति उसमें उस जो सलाहकार बोर्ड होता है उसके गठन में शामिल होते हैं। तो उनके द्वारा जब 3 महीने के अंदर अगर वो कारण बता देते हैं कि नहीं ये वाकई ये सही कारण है इसको गिरफ्तार और इसको नज़रबंद रखने के लिए, जो शक के बुनियाद पर जिसको गिरफ्तार किया गया वो सही कारण है, तो उसको 3 माह से ज़्यादा उसको समय बढ़ाया जाता है। अन्यथा 3 माह से ज़्यादा इसको हिरासत में नहीं रखा जाता, 3 माह के बाद इसको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 22 के क्लास 5 में क्या कहा गया है, खंड 5 में कहा गया है कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए और उसे प्रतिवेदन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। जो व्यक्ति को इसके तहत निवारक निरोध कानून के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे बताना, अधिकारी को बताना पड़ता है कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। और उसको अपने पक्ष भी रखने का उसको पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 22 का जो क्लॉज 6 है, जैसे कि अनुच्छेद 22 का जो खंड 6 है उसमें ये कहा गया कि खंड 5 यानी कि जो ये खंड है खंड 5, इसमें जो बातें कही गई हैं वो किसी भी बात को प्राधिकारी द्वारा तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ ये कि जो खंड 5 में जो भी बातें कही गई हैं कि उस व्यक्ति को बताना पड़ता है कि आपको किस बात पे लिए गिरफ्तार किया गया है, जो आपको नज़रबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया, किस आधार पे किया गया। लेकिन अनुच्छेद 22 का खंड 6 जो है वो उस अधिकारी को ये अधिकार भी देता है कि वो अगर उसको लगता है, उसे ये लगता है कि किसी देश की सुरक्षा के मामले में या अगर किसी के हित के रक्षा के लिए अगर वो चाहे तो उस व्यक्ति को बताना जरूरी भी नहीं है। मतलब उस व्यक्ति को कोई भी बताना जरूरी नहीं है कि वो किसे क्यों गिरफ्तार किया गया। ये अधिकार अधिकारी को मिला है किसमें, अनुच्छेद 22 के 6ठे खंड में। ठीक है, उसको ये अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 22 का 7वां क्या कहता है, अनुच्छेद 22 का 7वां जो खंड है उसमें ये कहा गया है कि संसद को अधिकार है विधि बनाने का। अब फ्रेंड, जो इतने जो इन लोगों को मिले हुए हैं जो भी अधिकार, उस अधिकार को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर संसद को अधिकार है कानून बनाने का, विधि बनाने का। अब उसमें संसद विधि कैसे बनाता है ये आपको मैं बता दूं। पहला ये कहा है किन परिस्थितियों में किसी भी मामले में किस विधि के अधीन सलाहकार बोर्ड के बिना 3 माह से अधिक समय बढ़ाया जा सके। कोई भी परिस्थिति या कोई भी वर्ग का कोई भी मामला अगर हो तो संसद जो है वो उसको अधिकार होता है कि कोई उस विधि के अधीन ऐसा कौन सा विधि बनाए जिसमें बिना सलाहकार बोर्ड के ही उसकी जो अवधि है वो 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ठीक है, इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। दूसरा क्या गया, किसी मामले में किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि संसद को ये भी अधिकार है कि कोई ऐसा मामला है
जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर निवारक हिरासत के लिए अगर ज़रूरत लगता है कि नहीं शक के बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया जाना, तो किसी भी कानून के तहत उसको हिरासत में लिया जा सकता है। फ्रेंड, इसका कभी कभार दुरुपयोग भी हो जाता है, जैसे कि कभी कभार लोग दुश्मनी के निकालने के लिए भी इस कानून का यूज कर लेते हैं, लेकिन संसद में ये कानून बनाया जाता है इस तरह से भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर शक के बुनियाद पर गिरफ्तार करना है, अगर लगता है कि नहीं वो अपराध कर सकता है या अपराध होने से हमें रोकना है, तो इस आधार पे वो कानून बनाता है और उसको किसी भी कानून के तहत उसको हिरासत में लिया जा सकता है। सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? और जो सलाहकार बोर्ड गठन होगा, भाई उसको गठन करने में टाइम लगता है, तो सलाहकार बोर्ड जो गठन होगा वो किस आधार पे अपना कार्य करेगा, उसके तहत भी संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य को भी कुछ अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन यहाँ पे संसद को स्पेशल अधिकार दिया गया है जिससे कि वो कानून बनाए। इस तरह से संसद ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं। मैं आपको बता दूं, पहला कानून उसने बनाया था, सबसे पहला जो बना था निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, और 1969 में ये समाप्त हो गया था। इसी के तहत जो गोपालन कृष्ण जो के गोपालन का जो केस था वो इसी के तहत आया हुआ था। ठीक है। दूसरा जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो बना था, जिसे मीसा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो 1971 में बना था और 1978 में समाप्त हो गया था। ठीक है। तीसरा जो बना था विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, ये कोफे पोसा, ये 1974 में बना था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो बना था वो 1980 में बना था। आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम टाडा के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो 1985 और 1995 में समाप्त हो गया था। 1985 में बना था और 1995 में समाप्त हो गया था। फिर आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा जिसके नाम से जानते हैं, वो 2002 में बना था और 2004 में समाप्त हो गया था। इस तरह से समय समय पे संसद जो है विधि बनाती है और उसको आतंकवाद को किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवाद को रोकने के लिए, देश की शत्रुओं से जो अंदर की गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए संसद समय समय पे कानून बनाती रहती है। ठीक है। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, वह आज समाप्त होता है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो हमारा अगला आर्टिकल होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अब कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच।